अब जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कई फोर्सेस हैं। एक फोर्स हमने कंसीडर कर लिया है 5 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक फोर्स है 4 न्यूटन का, 60 डिग्री एंगल पर लग रहा है। तीसरा फोर्स है जो इधर की तरफ लग रहा है बाई एक्सिस के अलॉन्ग, वो है 3 माइनस रूट 3 न्यूटन का। और एक फोर्स और है, इस तरीके से लग रहा है, और ये है 2√3 न्यूटन का, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। फिगर बना लिया? तो लेट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज आर, मेकिंग एंगल फाई विद एक्स एक्सिस, मेकिंग एंगल फाई विद एक्स एक्सिस। तो सभी के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। आर एक्स इज इक्वल टू 5 cos 0 प्लस 4 cos 60 प्लस 3 माइनस रूट 3 cos 90 प्लस 2√3 cos 180 प्लस 30। हमेशा एंगल ये वाला लेंगे, इस तरीके से एंगल नहीं ले सकते। अच्छा, अब दूसरी बात समझो। देखो यहाँ पर cos 0 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर एक्चुअल में हमने प्रोजेक्शन लिया है सभी फोर्सेस का एक्स एक्सिस के अलोंग, और प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। तो छाया का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने एक टार्च को जला दिया, तो जितनी शैडो बनेगी वही उसका प्रोजेक्शन होगा। तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका प्रोजेक्शन भी तो उतना ही होगा जितना ये फोर्स है। तो हम यहाँ पर 5 cos 0 ना लिख करके सिंपली अगर 5 लिख दें तो कोई बुराई तो नहीं? नो सर। प्लस 4 न्यूटन के फोर्स का प्रोजेक्शन यहाँ तक आएगा, और ये हो जाएगा 4 cos 60। अब देखो 3 माइनस रूट 3 बाई एक्सिस के अलोंग है, तो अगर यहाँ पर टार्च जला रहे हैं तो देखो इसका पॉइंट इमेज बनेगा निग्लिजिबल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होगा, या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका प्रोजेक्शन 0 होगा। अब देखो cos 180 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, माइनस 2√3 cos 30 आना चाहिए। अब देखो इस 2√3 का ये एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन यहां से लेकर यहां तक हुआ। देखो 2√3 cos 30, 2√3 cos 30, और ये देखो निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगा दें। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतना बड़ा ना लिख करके अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया 5 cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। तो ये हो जाएगा 2
-0 cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 3 2 हो जाएगा, कैंसिल, -3 हो जाएगा। -3 तो 5 + 2 7 -3 = कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया। इसी तरीके से हम आर बाई निकालें, आर बाई = क्या हो जाएगा 5 sin 0 प्लस 4 sin 60 प्लस 3 माइनस √3 sin 90 प्लस 2√3 sin 180 प्लस 30, यही तो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक्चुअल में जो बाई कंपोनेंट है वो बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, तो हमने क्या किया इस साइड से टार्च को जला दिया। अब देखो 5 का बाई एक्सिस पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव इसकी होगा। पॉइंट इमेज बनेगी। और यहाँ हाँ, पर देखो साइन 0 0 दोनों से वही चीज आ रही है। फिर देखो 4 साइन 60, फिर देखो ये बाई एक्सिस पर है, जितना इसका प्रोजेक्शन होगा उतनी इसकी लंबाई होगी, तो हम इसको सिंपली 3 माइनस √3 लिख सकते हैं, साइन 90 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो इसका बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन यहां से लेकर यहां तक हुआ, ये कितना हो जाएगा 2√3 साइन 2√3 साइन 30 के बराबर हुआ। निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगा दें। अब यहाँ पर देखो साइन 180 प्लस 30 180 प्लस 30 क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से भी देखो वही चीज आएगी। तो कहने कैसे? का मतलब यह है कि हम इसको इस तरीके से ना लिख करके अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो हाँ, वो ज्यादा बेटर है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 3 माइनस √3 माइनस साइन 30 1/2, तो यहाँ पर आएगा √3 √3 √3 2√3 और ये 2√3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो अब इन चारों फोर्सेस की जगह पर केवल दो फोर्स बचे, आर एक्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन और आर वाई इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। और यस इन सर। दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, आर ये एंगल हो जाएगा 5 के बराबर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √RX² प्लस RY², तो ये हो जाएगा √4² प्लस 3² डेट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और एंगल की बात करें तो टेंजेंट ऑफ 5 इक्वल टू हो जाएगा RY/RX। RY की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, RX इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और 37 डिग्री। तो इस तरीके से रिजल्टेंट निकालेंगे, तो पहले इसको नोट कर लो फिर क्वेश्चन कराते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल यस सर। चार्जेस प्लस क्यू, सभी का चार्ज प्लस क्यू के बराबर है, इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, find the point charge q naught that will do this that will do this if it is at the center of the square, if it is at the center of the square, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक बार इस तरीके से भी पूछा जा चुका है, 4 equal charges are placed at the 4 corners of a square, find the charge q naught placed at the center of the square so that the whole system be in equilibrium, ठीक है। इस तरीके से भी पूछा जा चुका है। और एक बार पूछा जा चुका है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज के साथ लिखाया है,
वहां एक बार पूछा जा चुका है माइनस क्यू चार्ज के साथ में। तो जो सेंटर वाला चार्ज है उसका नेचर अपोजिट आ जाएगा, वर्किंग सेम रहेगी, साइन उसका चेंज हो जाएगा। देखो देखो ये हमने एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इसकी साइड लेंथ हमने ए के बराबर मान ली है, और इसके 4 कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू यहाँ पर भी, प्लस क्यू यहाँ पर भी। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ये सी और ये डी। अब देखो सेंटर पर एक चार्ज क्यू नॉट कंसीडर कर लेते हैं, और ये होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। तो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन एवरी चार्ज विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम क्यू नॉट चार्ज की बात करें तो देखो ए के कारण फोर्स इधर लगेगा, बी के कारण इधर लगेगा, सी के कारण इस साइड में लगेगा, डी के कारण इस साइड में लगेगा, और सारे के सारे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट, और डिस्टेंसेस भी बराबर है ना। तो O पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स 0 तो आएगा, मगर इससे निकल कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि सभी में Q इंटू क्यू नॉट कॉमन आ जाएगा। अब देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू नॉट के अलावा हमें कोई दूसरा चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा जिस पर हम नेट फोर्स निकालें और उसको 0 के बराबर पुट करें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस वाले चार्ज को चूज करते हैं। इस वाले चार्ज को चूज करने से फायदा ये होगा कि फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, जिससे हमारी वर्किंग कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बाकी हम दूसरे चार्जेस को भी कंसीडर कर सकते थे। तो देखो ए के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इसको हमने नाम दे दिया एफ ए। सी के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस तरीके से, इसको हमने नाम दे दिया एफ सी। इसी तरीके से डी के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी 45 डिग्री एंगल पर, और ओ के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। ये हमने ले लिया है एफ ओ, और ये ले लिया है एफ डी। अब देखो हम क्या करें, सबसे पहले इनका एफ एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, फिर एफ वाई निकालेंगे, फिर एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर निकालेंगे। ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स को 0 के बराबर पुट करें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो ये जो प्रोसेस हम जो अडॉप्ट करेंगे नेट फोर्स निकालने का, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर एफ की वैल्यू 0 के बराबर है, इफ एफ इज इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज आल्सो इक्वल टू 0। अगर एफ की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स भी 0 होगा और एफ वाई भी 0 होगा। अगर एफ वाई 0 है, एफ एक्स 0 नहीं है, तो एफ की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो जाएगी। और अगर एफ एक्स 0 है,
एफ वाई 0 नहीं है तो एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एफ वाई के बराबर हो जाएगी। तो नेट फोर्स एफ की वैल्यू 0 होने के लिए एफ एक्स का 0 होना और एफ वाई का 0 होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर नेट फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। या तो हम एफ एक्स इजिकल टू 0 प्लेस कर दें या एफ वाई इजिकल टू 0 प्लेस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एफ एक्स इजिकल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स डायरेक्शन में एफ ए है प्लस एफ सी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो जाएगा प्लस एफ डी cos 45 प्लस एफ ओ cos 45 डेट इज इक्वल टू 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो काम आना जाएगा। एफ ए का मतलब हो गया क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस एफ डी का मतलब क्या हुआ? क्यू इंटू क्यू अपान ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a√2 हो जाएगी। a√2 का स्क्वायर और cos 45 कितना होता है? 1/√2 प्लस एफओ कितना हो जाएगा? q इंटू क्यू नॉट अपान दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a√2 का बाई 2, तो कितना हो जाएगा? a/√2 के बराबर हो जाएगी a/√2 का स्क्वायर और यहाँ पर cos 45 1/√2 डेट इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान ए स्क्वायर, ये हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा q प्लस यहाँ पर भी q बचेगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा? क्यू नॉट। अब यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा, √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 यहाँ पर आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला फैक्टर 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। √2 क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 प्लस 1/2√2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान √2, इसमें से हमने 2√2 को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस 1, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस q/4 2√2 प्लस 1। तो क्यू नॉट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम एफ वाई इक्वल टू 0 करके करते तब भी हमारा आंसर इतना ही आता। अब एक बात और सुन लो फिर नोट करो। क्वेश्चन पूछा जा चुका है विद निगेटिव साइन, इसको माइनस क्यू ले लिया, यहाँ पर भी माइनस क्यू, यहाँ पर भी माइनस क्यू, यहाँ पर भी माइनस क्यू, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा तब क्या आएगा? प्लस q/4 2√2 प्लस 1 के बराबर। तो अगर ये कॉर्नर पे चार्ज माइनस क्यू कर देंगे तो सेंटर वाला चार्ज प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। चलो नोट कर लो जल्दी से, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निगेटिव चार्ज के संग में भी पूछा जा चुका है और विद न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम दे रहे हैं तुमको, उसको खुद लगाओ। ठीक।
फिगर बना लो। देखो क्वेश्चन, 3 point charges 3 point charges of +2 microcoulomb, comma -3 microcoulomb and -3 microcoulomb are kept at the buttresses of A, B and C respectively of an equilateral triangle of the side 20 centimeter as shown. What should be the sign and magnitude of a charge to be placed at the midpoint capital M of side BC so that the charge at A remain in equilibrium. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, यम के ऊपर कितना चार्ज रखा जाए कि ए इक्विलिब्रियम में रहे। सर एक चीज ये पूछनी थी सर कि जब हम लोग चार्ज लेते हैं हम लोग सर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना सर, साइन नहीं लेते ना। जब हम वेक्टर की बात करेंगे यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन जब कंसीडर कर लेते हैं तो साइन की कोई जरूरत नहीं। जब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, जहां पोटेंशियल शब्द दिखाई दे, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर हम चार्ज को विद साइन लेंगे, चार्ज विद साइन। जहां पर पोटेंशियल शब्द दिखाई दे, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर चार्ज को विद साइन लेंगे। और जहां पर डायरेक्शन हो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो यहाँ पर विदाउट साइन चार्ज को लेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। जब एल्जेब्रिक सम करना होगा तब हमें नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, तब वहां पर चार्ज को विद साइन यूज करेंगे। देखो हाँ सर। पॉइंट यम पर हमने चार्ज क्यू नॉट मान लिया। अब देखो अगर हम बात करें कि पॉइंट ए पर बी के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको हम एफ वी कह सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ऐसे, इसको हम लोग एफ सी कह सकते हैं। और क्यू नॉट हमको पता नहीं है निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हम मान के चलेंगे पॉजिटिव। अगर वो निगेटिव होगा तो अपने आप से निगेटिव आ जाएगा, तो हमने पॉजिटिव मान के चले तो ये होगा फोर्स एफ एम के बराबर। तो यहाँ पर भी देखो या तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें या एफ वाई इज इक्वल टू 0 पुट करें। अब देखो एफ बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और एफ सी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो देखो इन ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू तो 0 आएगी यहाँ पर, लेकिन निकाल यहाँ पर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि क्यू नॉट आ ही नहीं रहा है कहीं पर। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स से नहीं निकाल पाएंगे, हालांकि एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, एफ वाई इक्वल टू 0 प्लेस करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा।
करो, एफ वाई इज इक्वल टू 0 प्लेस करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बाई डायरेक्शन में, एफ एम माइनस एफ वी, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एफ वी कास 30 माइनस इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ सी कास 30 डेट इज इक्वल टू 0। तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा। एफ एम की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्यू नॉट ये है और यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू नॉट अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एम, टू कास 30 के बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, इसका कास कंपोनेंट है ना 20 कास 30 हो जाएगा, कास 30 अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। तो अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.1 कर सकते हैं, 0.10 अंडर रूट 3, या चलो ऐसे रहने दो 10√3 ये सेंटीमीटर में, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस एफ वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा, और Q1 Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कास 30 कितना हो जाएगा √3/2, उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी, यानी इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ये हमने सेंटीमीटर में लिखा था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें 100 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, डेट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 इंटू 10⁻⁻6 ये तो काम माना जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा क्यू नॉट, ये वाला टर्म 0 हो नहीं सकता, तो क्यू नॉट अपॉन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 300 हो जाएगा, माइनस ये तो कॉमन में चला गया, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6, और ये वैल्यू हो जाएगी 400, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा √3 डेट इज इक्वल टू 0, ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 3√3/4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 9√3/4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू 9√3/4 माइक्रो कूलम, और इसका नेचर होना चाहिए पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए। तो चलो एक हम कर रहे हैं प्रॉब्लम को, और ये एक प्रॉब्लम भी है और एक आर्टिकल भी है, दोनों चीजें हैं। तो इसमें जो हम लोग मेथड अडॉप्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए, उस पर ध्यान देना। तो लिखो, देखो टू आइडेंटिकल balls of density rho having equal charge are suspended on threads. Please stop. They repel each other. And the thread makes an angle alpha 1 with vertical. नई लाइन से लिखो, now both the balls
are immersed. Now both the balls are immersed in liquid of density sigma, Yes. the thread containing the balls make angle alpha 2 with vertical. Find dielectric constant. Find dielectric constant, ब्रैकेट में लिख लो K of liquid. K of liquid. पढ़ लो एक बार फिर डिस्कस करते हैं. देखो ये दो आइडेंटिकल बाल्स हैं और इनका मास m के बराबर है और चार्ज q के इसके ऊपर है. ठीक है, यहाँ पर भी q चार्ज है और यहाँ पर भी q चार्ज है. तो इन दोनों बाल्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा ऐसे और टेंशन लगेगा ऐसे और ये एंगल हो जाएगा अल्फा 1 के बराबर. यहाँ पर टेंशन ले लेते हैं T1. अब देखो ये दोनों बाल्स हैं, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी. अगर हम इसकी लंबाई L मान लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हो जाएगी L sin अल्फा 1. तो जब ये फोर्स कम हो जाएगा तो ये दोनों बाल क्या होंगी, पास पास आ जाएंगी. तो दोनों बाल पास पास आ जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों बाल्स पर अपथ्रस्ट भी लग रहा है. तो अपथ्रस्ट किधर लगेगा, ऊपर की तरफ. तो जब अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा तो ये बाल को किधर पुश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा. हाँ सर, तो एंगल और बढ़ जाएगा. हाँ, तो देखो अगर डाइलेक्ट्रिक इफेक्टिव है, बाद में एंगल Yes. कितना होता है, अल्फा 2 एंगल होता है. अगर डाइलेक्ट्रिक इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू द बाइंड फोर्स, तो अल्फा 2 की वैल्यू लेस देन होगी अल्फा 1 से. और अगर बाइंड फोर्स इफेक्टिव होता है तो अल्फा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी अल्फा 1 से. और अगर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 1 के बराबर हो जाएगी. तो तीनों ही केस पॉसिबल हैं. अल्फा 2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अल्फा 1 हो सकती है, लेस देन अल्फा 1 हो सकती है और इक्वल टू अल्फा 1 हो सकती है. अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है F के बराबर और नीचे की तरफ लगेगा वेट mg के बराबर. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से हमारा फिगर बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
देखो T1 का साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, T1 साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू, ये बराबर किसके होगा, F के बराबर होगा, क्योंकि बाल जो है रुकी हुई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो T1 साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, क्योंकि बाल रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान R के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L साइन अल्फा, 2L साइन अल्फा 1 का स्क्वायर। फिर देखो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T1 cos अल्फा 1 डेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mg के बराबर, और mg की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, v रो g लिख सकते हैं। v इज द वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, और रो जो है वो इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो mg के यहाँ पर हम लिख सकते हैं v रो g। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएंगी वो इसी तरीके से सॉल्व की जाएंगी, प्रोसेस को याद रखना। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 इंटू V रो G। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर ए। नोट कर लो पहले। अब देखो दोनों बाल को इमर्ज कर दिया जाता है लिक्विड में। तो एक दूसरा फिगर बना लो। जब लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, V सिग्मा जी अपथ्रस्ट हो जाएगा। तो नेट वेट क्या हो जाएगा, V रो G, ये तो वेट हो गया। V सिग्मा जी ये लगेगा अपथ्रस्ट, तो नेट वेट कितना हो जाएगा, V रो माइनस सिग्मा इंटू G के बराबर। अब देखो फिर से, ये केस सेकंड है जब दोनों बाल्स को लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया गया है, केस सेकंड है। और पहले वाले को चलो डाल देते हैं केस फर्स्ट। फिर से हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर किया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अब की बार टेंशन यहाँ पर ले लेते हैं T2। टेंशन यहाँ पर ले लिया है T2, और एंगल जो है वो है अल्फा 2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एंगल अल्फा 2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 साइन अल्फा 2 डेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, अब की बार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q इंटू Q, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2L साइन अल्फा 2 का स्क्वायर, यहां पर भी अल्फा 2 होगा। वर्टिकल कंपोनेंट T2 cos अल्फा 2 इज इक्वल टू V रो माइनस सिग्मा इंटू G। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट डैश मान लेते हैं और इसको सेकंड डैश मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट डैश बाई सेकंड डैश, T2 कैंसिल, टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पर हो जाएगा 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 इंटू V रो माइनस सिग्मा इंटू G के बराबर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर डाल दिया B, इतना नोट कर लो पहले। अब देखो, जो इक्वेशन नंबर A थी और जो इक्वेशन नंबर B है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड A बाई B, तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा 1, नीचे आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा 2, Q स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा K, तो K चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 2, और डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर अल्फा 1। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा रो माइनस सिग्मा, नीचे आएगा रो, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा K इज इक्वल टू रो अपान रो माइनस सिग्मा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा 1 इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 अपान साइन स्क्वायर अल्फा 2 इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा 2। इस रिलेशन को अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन मेथड को जरूर याद रखना। क्वेश्चन जहां से अब बनता है वो भी बता रहे हैं। अच्छा, इसमें देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आफ्टर इमर्जिंग द बॉल इनटू द लिक्विड, द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल स्टिल रिमेन सेम। एंगल जो है वो सेम रहता है, मतलब अल्फा 1 बराबर अल्फा 2। तो जब अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर हो जाएंगे तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर अल्फा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो बनेगा इतना। तो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं मेन वगैरह में, वो केवल इस रिलेशन से आते हैं, ठीक है। तो नीचे एक लिख लो, केस फर्स्ट लिखो। देखो, इफ आफ्टर इमर्जिंग द balls, if after emerging the balls into the liquid, the angle that the strings make with vertical still remain same। तो अगर एंगल बराबर रहता है
तो α1 बराबर α2 के हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी रो अपान रो माइनस सिग्मा। इस फार्मूले को याद रखना। तो इस रिलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। अब इसी में डाल दो k सेकेंड। देखो 2 बाल्स हैं ये, और इनको किसी लिक्विड में इमर्स किया गया, और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और डेंसिटी सिग्मा 1 है। तो K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से रो अपान सिग्मा 1 हो जाएगा। फिर हमने इसमें दूसरा लिक्विड ले लिया और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो अब की बार K2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। और जो स्ट्रिंग वर्टिकल से एंगल बना रही है वो दोनों ही केस में सेम रहता है। इसका मतलब इस वाले टर्म से हमें कोई मतलब है नहीं, और दोनों ही केस में रो की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, K1 अपान K2 इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा 2 अपान रो माइनस सिग्मा 1। नीचे एक लाइन लिख लो, के सेकंड में लिखो, इफ द टू balls are immersed in a liquid, if the two balls are immersed in a liquid, ब्रैकेट में लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 डेंसिटी सिग्मा 1 ब्रैकेट 1 कॉमा are then immersed into another liquid, ब्रैकेट में लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 and density sigma 2 and the angle that the strings make with vertical still remain same, then इस वाले रिलेशन को लिख लो, K1 अपान K2 इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा 2 अपान रो माइनस सिग्मा 1। K1 अपान K2 इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा 2 अपान रो माइनस सिग्मा 1। इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो इसी मेथड को अडॉप्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पेयर्स, are suspended by strings of equal lengths, full stop. The strings make an angle of 30 degree with each other, full stop। आगे लिखो, when suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, comma, the angle remain the same, full stop। आगे लिखो, if the density of the material of the sphere is 1.6 gram per cc, comma, the dielectric constant
of liquid is option first 1, option second 2, option third 3, option 4 4। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे, K इक्वल टू रो अपान रो माइनस सिग्मा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन में कहा गया टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये दो स्ट्रिंग्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ, यल कंसीडर कर ली है, और दो चार्ज स्पेयर्स इस तरीके से सस्पेंडेड हैं। तो इन चार्ज स्पेयर्स पर रिपल्सन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में और वेट लगेगा नीचे की तरफ। द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर। दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम वर्टिकल की बात करें तो ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री और ये एंगल भी 15 डिग्री। When suspended in a liquid of density 0.8 ग्राम पर cc, दोनों बाल्स को एक लिक्विड में सस्पेंड किया जाता है और लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है सिग्मा इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सीसी। आगे कहा गया है द एंगल रिमेन्स द सेम। इसका मतलब ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल सेम रहता है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सीसी, गिवन है रो इज इक्वल टू 1.6 ग्राम पर सीसी, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मटेरियल का पूछा गया है। तो हम लोगों पर रिलेशन है K इज इक्वल टू रो अपान रो माइनस सिग्मा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर्स एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 अपान 1.6 माइनस 0.8, ये हो जाएगा 1.6 अपान 0.8, ये हो जाएगा 2। तो K की वैल्यू आएगी 2। तो ये जो लिक्विड है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा 2। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नोट कर लो।